तो कहानी की शुरुआत में हमें फिलाडेल्फिया को दिखाया जाता है और ये जो समय है ये 2024 का है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि किसी वजह से दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है और बहुत ही बुरी तरीके से दुनिया का बहुत ही बुरा हाल हुआ है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें 1988 को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को दिखाया जाता है और ये सभी लोग अपना हर दिन की तरह काम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन काम करते वक्त कुछ समय के बाद इनके आंख, नाक, मुंह से खून बहने लगता है और ये सिर्फ इन्हीं 3 लोगों के साथ में ऐसा हो रहा था। अब इस तरीके से इन लोगों के शरीर से ढेर सारा खून निकल जाता है और एक एक करके इन सभी 3 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन बस की जो ड्राइवर थी उसकी मौत हो जाने के बाद बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिलाडेल्फिया में थोड़ा एक्सीडेंट का माहौल बन जाता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें थॉमस नाम के एक पुलिस अफसर को दिखाया जाता है। वो अपनी बीवी जेनी के साथ में रहता है। इस समय वो अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रख रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। रात के समय में थॉमस के पास फोन आया, इसलिए वो काम पर जा रहा था। मैड्यूस नाम का उसका दोस्त बाहर खड़ा था और ये दोनों साथ मिल करके उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर बस का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर जाने के बाद जब ये लोग बस ड्राइवर की हालत को देखते हैं तो ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके शरीर से सारा खून निकल चुका था और उसके दिमाग को किसी ने खा लिया था। यहाँ पर ब्रायन नाम का एक इंसान था जो थॉमस का साला है। थॉमस को ड्राइवर के गले पर 3 निशान दिखाई देता है जो सुई का था। उसी समय इन लोगों के पास अब दूसरा कॉल आता है, जिसके बाद अब ये लोग दूसरे जगह पर जाते हैं जहाँ पर दूसरे इंसान की मौत हुई थी और इस इंसान की भी मौत उसी ड्राइवर की तरह ही हुआ था और जो तीसरा इंसान था उसको भी ठीक उसी तरीके से मारा गया था। इन लोगों को अभी तक यही लग रहा था कि इसके पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है। तभी थॉमस के पास एक और कॉल आता है और उसे बताता है कि एक लड़की को क्लब के अंदर किसी ने इंजेक्शन के द्वारा जान से मारने की कोशिश किया। ये लोग फौरन पूछताछ करने के लिए क्लब में जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात उस लड़की से होती है। वो लड़की थॉमस को बताती है कि जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया वो एक लड़की थी और उसने नीले कलर का हुडी वाला टी शर्ट पहना था। वो मेरे बहुत करीब थी। अब आगे वो कुछ बता पाते उससे पहले ही उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है और कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद पुलिस वाले जितने भी लोगों ने नीले कलर का टी शर्ट पहना था उन्हें पकड़ने लगते हैं। सिर्फ उन्हीं लड़कियों को पकड़ते हैं जो 2 नंबर के काम करते थे। थॉमस उस लड़की का स्केच भी बनवा लेता है। काम खत्म करने के बाद थॉमस अपने दोस्त के साथ घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में भीड़ होने की वजह से उसे रुकना पड़ जाता है और उसी समय इनके कार के सामने ठीक वही लड़की आ जाती है जिसकी ये लोग तलाश कर रहे थे। जिसके बाद थॉमस और मैड्यूस दोनों ही कार से उतर करके उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते वक्त मैड्यूस को वो लड़की दिखाई देती है, लेकिन मैड्यूस उस लड़की को पकड़ता उससे पहले ही वो लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने के बाद वो यहाँ से भागने लगती है और तभी यहीं पर थॉमस आ जाता है जो उस लड़की का पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए थॉमस उस लड़की तक पहुँच जाता है। वो लड़की थॉमस से कहती है कि वो आज ही होने वाला है। यह कहने के बाद वो लड़की कहती है कि बेटी होने की खुशी में तुम्हें बधाई हो। मौका देख करके वो थॉमस के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है और इसके बाद वो एक हथकड़ी से उसे कुर्सी से बांध देती है। तभी थॉमस अपना इलेक्ट्रिक गन निकाल करके उसे शॉक दे देता है और अचानक से नीचे गिरने की वजह से ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरीके से उस लड़की की मौत हो जाती है और इन्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है। बाहर आने के बाद थॉमस को मालूम चलता है कि उसकी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाया गया है। यह सुनने के बाद थॉमस भाग करके हॉस्पिटल जाता है। थॉमस अपनी बीवी का मन बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हालत और खराब हो जाती है, जिस वजह से थॉमस को बाहर भेज दिया जाता है। कुछ समय के बाद थॉमस को मालूम चलता है कि उसे एक बेटी हुई है, लेकिन बाद में ये भी मालूम चलता है कि बच्चे की बचाने की वजह से माँ की जान नहीं बच पाती है और उसकी बीवी की मौत हो गई थी। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें 9 साल बाद यानी कि 1997 को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम थॉमस की बेटी एमी को देखते हैं जो कि अब 9 साल की हो गई थी और आज उसका जन्मदिन भी था। खैर अब कुछ समय के बाद थॉमस को मालूम चलता है कि 9 साल पहले जो घटनाएं लोगों के साथ हुई थी वो एक बार फिर से अब कुछ लोगों के साथ हो रहा है। इसके बाद थॉमस मैड्यूस के पास जाता है और फिर थॉमस को मालूम चलता है कि कॉलेज के एक टीचर को उसी तरीके से मारा गया है जिस तरीके से लोगों को 9 साल पहले मारा गया था। इनके गर्दन पर भी
3 अलग इंजेक्शन के निशान थे। कॉलेज में जो कैमरा लगा हुआ था उसके जरिए इन लोगों को मालूम चल जाता है कि ये वही लड़की कर रही है जिस लड़की ने 9 साल पहले बाकियों को मारा था। लेकिन तभी थॉमस ब्रायन से कहता है कि मैंने इस लड़की को अपनी आंखों से मरता हुआ देखा था। उस लड़की के पास से थॉमस को कुछ सामान मिला था। दरअसल लड़की की मौत हो जाने के बाद थॉमस ने इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया था, लेकिन लोगों की फिर से मौत होने की वजह से वो इस केस को फिर से शुरू करता है। 1988 में उस लड़की के पास से थॉमस को एक चाबी मिली थी और अब थॉमस उस चाबी की जांच करवा रहा था कि आखिर वो चाबी कहाँ की है। इस बीच 24 घंटों में ही 3 लोगों की बिल्कुल उसी तरीके से मौत हो चुकी थी। थॉमस को मालूम चलता है कि इन चाबियों को 1988 में एरोप्लेन में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस चाबी को पास ही में जो फील्ड है उसी प्लेन में इस्तेमाल किया गया था। थॉमस फौरन अपने दोस्त के साथ रात के समय में उस फील्ड के पास जाता है। रात होने की वजह से गेट लॉक हो चुका था, लेकिन फिर भी वो गेट को क्रॉस करके अंदर जाता है। अंदर जाकर के उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है जो काम कर रहा था। थॉमस उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई आया था क्या, तो वो इंसान साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो लड़की अभी भी यहाँ पर मौजूद है जो छुपी हुई है। थॉमस कहता है कि मैं तुम्हें अपना नंबर लिख करके दे रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ याद आए तो बता देना। लेकिन थॉमस ने कागज पर लिखा था कि अगर यहाँ पर कोई है तो तुम अपने सर को छू करके बता सकते हो। और जैसे ही वो इंसान सर को छूता है तो थॉमस को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर कोई है। अब इसके बाद थॉमस अपना गन निकालता, उससे पहले ही वो लड़की थॉमस के पीछे आकर के खड़ी हो जाती है। उस लड़की के पास गन था, इसलिए थॉमस कुछ नहीं कर पाता है। अब वो इंसान थॉमस को बांधने वाला था, उससे पहले ही वो अपने दोस्त मैड्यूस के पास कॉल कर देता है। मैड्यूस जैसे ही फोन को रिसीव करता है तो वो उस लड़की की आवाज को सुनता है। तब मैड्यूस को मालूम चल जाता है कि थॉमस बिल्कुल सही कह रहा था। मैड्यूस जैसे ही गन लेकर के अंदर आता है तभी वो लड़की अपने गन से उसे शूट करके मार देती है। हालांकि ये लड़की उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन ये अनजाने में हुआ। कुछ ही समय के बाद पुलिस की पूरी फोर्स यहाँ पर आ जाती है और इसी वजह से वो लड़की थॉमस को एरोप्लेन से अपने साथ लेकर के जाती है। वो लड़की थॉमस से कहती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ, दुनिया को बचाना चाहती हूँ। यह कहने के बाद वो लड़की थॉमस को नीचे धक्का दे देती है। थॉमस पानी में गिरता है और बाहर निकल करके जब वो आता है तो देखता है कि प्लेन का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था। लेकिन थॉमस को इतना मालूम चल जाता है कि वो लड़की इसी जगह से गायब हुई है। थॉमस ब्रायन को बताता है कि वो लड़की मुझे कुछ बताना चाहती थी। अब इतना कहने के बाद सीन कट करके हमें फिर से 9 साल बाद यानी कि 2006 को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि थॉमस किसी हेलरेंस नाम करके एक इंसान की कब्र को खोद रहा था। उसकी कब्र को खोदने के बाद उसे वहाँ से किसी प्रकार का कोई सबूत मिलता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि थॉमस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन को बंद नहीं किया है। उसे इतना तो कंफर्म था कि 9 साल बीत चुका है और अब वो लड़की दोबारा जरूर आएगी। अगले दिन सुबह में थॉमस हेलरेंस की बीवी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर थॉमस को मालूम चलता है कि हेलरेंस की टीम में बहुत सारे लोग थे जो ड्रग्स सप्लाई करते थे और ये ड्रग्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। और अब ऐसा माना जा रहा है कि सभी लोगों की जो मौत हो रही थी वो इसी ड्रग्स की वजह से हो रही थी। यहाँ पर थॉमस को मालूम चलता है कि हेलरेंस की एक पार्टनर थी जो उसके साथ काम करती थी और हेलरेंस अपनी पार्टनर के साथ मिल करके ड्रग्स बनाता था। खैर इसके बाद थॉमस अपनी बेटी एमी को कॉलेज से लेने के लिए आया था। दरअसल थॉमस उस केस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए वो अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। और अब जो एमी है वो अपने मामा यानी कि ब्रायन के साथ में रहती है। अपनी बेटी को ड्रॉप करने के बाद थॉमस ब्रायन से मिलने के लिए जाता है। दरअसल थॉमस ब्रायन को बताना चाहता था कि वो लड़की दोबारा यहाँ आने वाली है और वो यहाँ पर आए उससे पहले हमें उसे रोकना होगा, वरना वो फिर से आने के बाद लोगों को मार देगी। मेरे रिसर्च के द्वारा ऐसा मुझे मालूम चला है कि वो फ्यूचर से यहाँ पर आ रही है। उसे फ्यूचर में सेट किया गया है और उसे यहाँ पर भेजा जा रहा है, पता नहीं किस तरीके से, लेकिन हम आगे जा रहे हैं और वो लड़की पीछे आ रही है। जब वो लड़की ट्रेन से नीचे गिर करके मरी तब उसका जन्म नहीं हुआ था और इसी वजह से वो मरी ही नहीं बल्कि अभी भी वो जिंदा है और वो दोबारा फिर से लोगों को मारने के लिए यहाँ पर आएगी। इन सब बातों को सुनने के बाद अब ब्रायन को लग रहा था कि थॉमस अब धीरे धीरे पागल हो रहा है, इसी वजह से वो थॉमस की ज्यादा बातें नहीं सुनता है। इसके बाद थॉमस हेलरेंस की जो एक्स वाइफ थी उसके घर जाता है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसकी एक्स वाइफ को किसी ने जान से मार दिया है। उसी समय थॉमस को ऊपर के साइड में किसी के
होने का एहसास होता है और ये वही लड़की थी जो 9 साल पहले आई थी। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है और थॉमस भी उसके पीछे लगा हुआ था। एक अनजान इंसान की कार लेने के बाद वो उस लड़की का पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ता बंद होने की वजह से थॉमस को पैदल ही भागना पड़ता है। लेकिन फिर भी थॉमस उसका पीछा करना बंद नहीं करता है। वो देखता है कि वो लड़की भागते हुए एक पाइप के अंदर चली गई है और जब थॉमस भी उस पाइप के अंदर जाता है तो उसे एक मशीन दिखाई देता है। उस मशीन के अंदर जा करके वो लड़की बैठ चुकी थी और कुछ ही समय के बाद वो मशीन गायब होकर के दोबारा से फ्यूचर में चली जाती है और इस बार फिर से थॉमस को किसी भी बात का कोई जवाब नहीं मिलता है। कुछ समय के बाद ब्रायन जब पुलिस फोर्स लेकर के आता है तो ब्रायन को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। इसी वजह से ब्रायन श्योर हो चुका था कि थॉमस अब पूरी तरीके से पागल हो रहा है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें फिर से 9 साल बाद यानी कि 2015 को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि थॉमस आज भी उस लड़की के वापस आने का इंतजार कर रहा था और वो लड़की 9 साल बाद दोबारा आती भी है। वो लड़की ठीक उसी बीच के किनारे आती है। जैसे ही वो पाइप के जरिए बाहर आती है तो उसे मालूम चलता है कि थॉमस आज भी बैठ करके उसका इंतजार कर रहा था। वो बस इसी सवाल का जवाब चाहता था कि आखिर वो यहाँ पर आकर के लोगों को मार क्यों रही है और वो ये भी जानना चाहता है कि आखिर उसने उसकी बीवी को क्यों मारा। इस बार थॉमस उस लड़की को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था। वो लड़की से कहता है कि इस बार तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, कुछ भी हो जाए इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वो लड़की थॉमस को बताती है कि मुझे फ्यूचर से भेजा गया है, मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा गया है ताकि मैं उन लोगों को मार सकूं जो गलत काम कर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से दुनिया में खतरा बढ़ रहा है। यहाँ पर थॉमस को मालूम चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी नाती है, मतलब कि ये लड़की थॉमस की बेटी है। थॉमस को इस बात की सच्चाई तब मालूम चलता है जब वो लड़की थॉमस को वही गिफ्ट देती है जो उसने अपनी बीवी को दिया था, लेकिन उसी रात बीवी की मौत हो जाने की वजह से थॉमस ने उस गिफ्ट को अपनी बेटी को दे दिया था और उसकी बेटी ने अपनी बेटी को दिया था और इसी वजह से वो गिफ्ट इस लड़की के पास में है। लेकिन अभी तक इस लड़की का जन्म नहीं हुआ है, मतलब कि थॉमस की जो बेटी है वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। खैर इसके बाद थॉमस बहुत रोने लगता है और वो जमीन पर लेट जाता है। वो लड़की दोबारा से उस मशीन में जाकर के बैठ जाती है और फ्यूचर में चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान है जो उस लड़की को कंट्रोल करके भूतकाल और भविष्य काल में भेजा करता था। खैर अब इसके बाद हमें उस सीन को दिखाया जाता है जब थॉमस की बेटी अपनी बेटी को जन्म देने वाली थी और कुछ समय के बाद उसकी बेटी अपनी बेटी को जन्म दे देती है और बाहर खड़े होकर के थॉमस अपनी बेटी की बेटी को देख रहा था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।